अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। सबको वॉइस क्लियर आ रही है। यस सर। जी सर। आप लोगों का एक छोटा सा इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्विज, इसका मुझे क्वेश्चन जो है वो ऐड करने दें ज़रा। सर आवाज जरा स्लो आ रही है इसको। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। अभी तो सर बिल्कुल नहीं आ रही बात। एक मिनट जस्ट। आपके सामने एक क्विज है, ठीक है। इसमें बताएं कि ऑड कौन सा है। फाइंड द ऑड वन आउट। सर मेरे में ई है सर। आप सर्वे में करें ना क्लिक, जो भी है सर्वे। और रीजन भी फिर बाद में डिस्कस करते हैं, क्या रीजन है और कौन सा ऑड है। बंद कर छोड़। शाबाश शाबाश, जल्दी करें जी। फाइंड द ऑड वन आउट। पॉल में अच्छा, अभी जो लोग चैट में लिख रहे हैं वो रीजन बताएं, लॉजिक बताएं कि क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। आंसर तो आपने लिख दिया, रीजन भी बताएं।
इसमें से क्वेश्चन पूछा है हमने कि जनाब फाइंड द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है अभी तक कोई तकरीबन कितने लोगों ने जवाब दिया है? 30 और 40 एंड देन 50, 55, 60 स्टूडेंट्स ने अभी इसका आंसर किया है। अच्छा जी, इसको हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, इसको हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की सेंस में, वी कॉल इट एनालिटिकल रीजनिंग, या इसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये वाली जो है, इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो अंदर क्लोज डायग्राम है फिगर, अगर उसकी आप साइड्स गिने तो ये पहली साइड हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, ये चौथी साइड हो गई और ये पांचवी साइड हो गई। इसकी 5 साइड्स हैं, लेकिन उसके बाहर जो वो डॉट्स दिए हुए हैं वो टोटल 4 हैं। इसी तरह अगर इस डायग्राम की साइडें 4 हैं लेकिन डॉट्स 3 हैं। ये ट्राइंगल है, साइडें 3 हैं और डॉट्स क्या हैं? 2 हैं। इस तरह अगर इसमें देखा जाए तो ये हेक्सागोनल है, लेकिन इसके गिर्द जो डॉट्स हैं वो कितने हैं? टोटल 5 हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसमें साइडें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 साइड्स हैं, लेकिन इसमें जो टोटल डॉट्स हैं वो क्या हैं? सिर्फ 5 हैं। ठीक है, एक कम होना चाहिए था, 6 डॉट्स होने चाहिए थे, 5 नहीं होने चाहिए थे। So this was the odd one out. So this is called your analytical reasoning. आपके सिलेबस के अंदर जो एग्जामिनर है, he can ask any question with regard to analytical reasoning as well. अब उसकी एनालिटिकल रीजनिंग वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। जिस तरह कि आपने इस दफ़ा वाला जो सिलेबस है, इस दफ़ा वाला जो पेपर है 2020 वाला, अगर आपने ये देखा हो, 2021 में जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, कि उसमें एग्ज़ामिनर ने 2 फिगर्स दी हुई थी, एक स्टार टाइप फिगर थी और एक ट्रायंगल शेप फिगर थी, जिसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि आप ये बताएं कि उसमें टोटल ट्रायंगल्स कितनी हैं। सो एग्जामिनर कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। तो आपको इसके ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए थी। तो ई वाज द राइट आंसर। तो जिन लोगों ने भी जवाब दिया है उसमें से 50% पीपल हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसमें से एक तो सिंपल आप इस बात को याद रखें कि ये चीज़ बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट हम जाने लगे हैं। मैं पॉल अभी एंड करने लगा हूँ। हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है, जब भी आप सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपकी सीएसएस की प्रेपरेशन के अंदर। आपके पास अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट तो है, अपने आप को काइंडली म्यूट रखें। यहाँ पे आपको म्यूट, मैं भी सबको म्यूट कर रहा हूँ। कोई भी बंदा जो है उसमें कोई बात करनी है तो चैट, ठीक है। सो आई विल बी रीडिंग द चैट एज वेल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जी, ये कॉमन सेंस तो है लेकिन नॉट वेरी कॉमन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट को देखें, यहाँ पे जो रिपोर्ट, मोस्ट कैंडिडेट्स हैड अ गैप इन देयर नॉलेज ऑफ स्पेस साइंसेज। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम सीएसएस की तैयारी करते हैं तो उससे पहले किसी भी लेवल पे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने स्पेस साइंसेस के मुतल्लिक़ नहीं पढ़ा होता। बहुत ही कम जगहों पे हमारे यहाँ स्पेस साइंसेस के मुतल्लिक़ पढ़ाया जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि स्पेस साइंसेस के रिलेटेड हमारा नॉलेज जो है बहुत कम होता है। इसी तरह एनालिटिकल स्किल जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स हम जहाँ पे भी देखते हैं तो एनालिटिकल स्किल्स के मुताबिक हम नहीं पढ़ रहे होते। सेक्शन 2 के अंदर स्टूडेंट जो हैं दे कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको प्रॉपरली विजिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैनी डिड नॉट इवन नो द डायरेक्शन ऑफ अ सिंपल कंपास। डायरेक्शन सेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। स्टूडेंट जो है वो
इवन कि मैंने, आप अगर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाएंगे तो मैंने 2021 वाला जो पेपर है उसको सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस के रिलेटेड भी था। तो उसमें भी, उस सॉल्यूशन में भी कुछ बच्चे इवन नॉर्थ को वेस्ट साइड पे कह रहे थे, जी अब आपने नॉर्थ जाना है तो वेस्ट से फर्दर वेस्ट की तरफ जाएं। तो पीपल, स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं नॉर्थ विद साउथ एंड ईस्ट विद वेस्ट। ये बड़ी कॉमन सी बात है, मतलब उनको ये भी आइडिया नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, अगर बहुत सारे लोगों को नॉर्थ और साउथ की भी डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता। जिनको आइडिया है तो वो अपने आप को ये समझें कि वो तो माशाल्लाह बहुत होनहार बच्चों के अंदर शामिल है, वो इस एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, फिर सम वर नॉट फेमिलियर विद इवन एलिमेंट्री मैथमेटिकल स्किल्स, लाइक अगर आपने से फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करना है 0.5 को 0.004 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होगा कि इशारिया में या डेसिमल में जब वैल्यूज़ होती हैं, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो ये एक बेसिक मैथमेटिकल स्किल है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट देयर आंसर शुड बी प्रिसाइज। अब इसका यहाँ पे मतलब क्या है, मैं आपके पास साथ एक एग्जामिनर की रिपोर्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप प्रिसाइज से क्या मुराद है? एग्जामिनर कहता है, से फॉर एग्जांपल के क्वेश्चन एक पूछता है कि जी इन लिस्ट वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इन लिस्ट का मतलब क्या है? इन लिस्ट का मतलब है कि आपने सिर्फ जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन पैदा होते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन है, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, आपने सिर्फ उन हार्मोन्स के नाम एक तरतीब के साथ लिखते जाने हैं, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को भी नहीं समझ पाते, उनका आंसर जो है प्रिसाइज नहीं होता। वो कह रहा है कि आपका प्रिसाइज होना चाहिए, नीट, क्लीन और रीडेबल होना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जो आपसे पूछा गया है उसी का जवाब दें। उसके बाद है एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग अ क्वेश्चन टू आंसर। जब भी किसी आंसर का आप क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें आपको इस लिहाज में बड़ी आपको केयर करनी है। कैंडिडेट शुड एलैबोरेट देयर आंसर यूजिंग डायग्राम, ग्राफ्स, टेबल, और मैं इसमें यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, केमिकल इक्वेशंस। साइंस का अगर पेपर है और उसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आप अगर करना चाहते हैं तो जब तक आप केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है, उसमें से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और उसको आप प्रॉपर्ली शेयर अगर नहीं कर पाते, उसकी डायग्राम आप प्रॉपर्ली ड्रा नहीं कर पाते, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली अच्छे नंबर आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। बस क्या ये हम कहते हैं कि दो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, एटम्स हैं, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो अगर एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो डायग्राम्स का बनना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। डायग्राम्स हो गई, ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, केमिकल इक्वेशंस हो गई। आंसर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी सिस्टमैटिक एंड कोहेसिव। अब इस बात का मकसद क्या है, एग्जामिनर यहाँ पे आपके साथ क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है? एक क्वेश्चन, फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके क्या है आगे 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। अब एग्जामिनर क्या करते हैं, ए और बी पार्ट तो यहाँ पे कर लिए, सी और डी से फॉर एग्जांपल आता नहीं है या उसमें थोड़ा उनको डाउट है, उनको यहाँ पे छोड़ दिया, अगला क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया, और सी और डी फिर कहीं और जगह पे जाके करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक का मतलब और कोहेसिव का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन को एज ए होल डील करेंगे, उसका आंसर एक ही जगह पे देंगे। आप ये काम नहीं करेंगे कि कुछ पार्ट्स का आंसर एक जगह पे दे दिया और कुछ का दूसरी जगह पे दे दिया। बल्कि मैं तो इवन ये रिकमेंड करूंगा कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है तो आप पूरे एक सेक्शन को एक जगह पे करें, बाकायदा वहाँ पे ऊपर हेडिंग लिखें कि ये सेक्शन से फॉर एग्जांपल आपका 2 है, ठीक है, और इसके अंदर आप 2 क्वेश्चन हल कर रहे हैं,
तो बाकायदा ऊपर हेडिंग लिखें सेक्शन 2 और उसका क्वेश्चन नंबर आप कौन सा सॉल्व कर रहे हैं वो लिख के फिर उसके क्वेश्चन के आप आंसर देना शुरू करें। एक तो ये बात आपको क्लियर होगी जनाब। उसके बाद स्कैटर्ड प्लेसेस पे डिफरेंट पेजेस पे वो कह रहा है आप नंबर ना दें। सो आई होप सो यू पीपल गाट द आंसर। ये एग्जामिनर रिपोर्ट के मुतालिक आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज हम बड़ा तसल्ली से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के मुतालिक जो हाई लेवल पे देखें, पढ़ने का कोई मसला नहीं होता। मैंने आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना है या एवरेज पढ़ाना है, वो तो 2 मिनट की बात है, ठीक है, उसको हम बड़ा इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि ये मेजर जो चीज़ें हैं इसके मुतालिक जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स को आइडिया होता है। बाकी चीज़ें तो बुक्स के अंदर आपको मिल जाती हैं। अच्छा, अब सर कंटेक्स्ट, सर के कंटेक्स्ट असिस्टेंट्स के हैं, कंटेक्ट हैं सब, ये क्या लिखना चाह रहे हैं? अब इसमें से कोई क्वेश्चन आपने मुझे पहले पूछना है तो बता दें। जो हमारे सामने एग्जामिनर रिपोर्ट पड़ी हुई है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस, के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्टिंग टेक्निक के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले वो मुझे बता दें, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन राइट इन चैट। जी, बेटर ये है कि डेफिनेशन एक ही, क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत थोड़ा होता है, साइंस का पेपर भी अभी बहुत लंबा हो जाता है, तो आप कोशिश करें इख्तिसार के साथ ही लिखें, जो एक उसकी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो ही लिखें, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई विल नेवर रिकमेंड कि आप साइंस के अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, ठीक है। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन अक्सर बच्चों को आया है लेंथ के रिलेटेड। अच्छा जी, यहाँ पे लेंथ को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की लेंथ क्या होगी, ठीक है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्या, जिस तरह अभी आपको एक मैंने वो डायग्राम शो की थी कि फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। आप उसमें सिंपली आप कह सकते हैं कि जी जो ई था वो हमारा ऑड था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका, क्योंकि ये 5 मार्क्स का अगर ये नंबर है, क्वेश्चन है, तो सिर्फ ये इतनी स्टेटमेंट की अगर वो कह रहा है कि 5 नंबर हैं, तो आई हाईली रिकमेंडेड कि आप 2 लाइनों की एक्सप्लेनेशन दे दें कि भाई जी जो बाकी सब डायग्राम हैं उनके अंदर पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, एंड आई एम सेइंग ओनली 2 लाइंस, सिर्फ 2 लाइनों की एक्सप्लेनेशन, कि बाकी तमाम डायग्राम्स के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं उनमें सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है। अगर 5 साइड्स हैं तो 4 डिजिट्स हैं, और अगर आपके तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन हो कि ये एक नंबर का हो तो फिर आप एक्सप्लेनेशन भी नहीं देंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है। एक तो पहले ये बात क्लियर हो गई। अगर एबिलिटी के क्वेश्चन इस तरह के हैं, फर्स्ट किया प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एबिलिटी का 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर बहुत सारे बच्चों को तो फौरन पता चल जाता है। आप वर्बल या वो माइंड मैथमेटिक्स भी आप कर सकते हैं कि आपने माइंड में उसका जवाब सोचा, आप बड़े आराम से उसको लिख सकते हैं। बट एग्जामिनर के माइंड में आ सकता है कि कहीं इसने कहीं नकल मार के तो नहीं किसी से पूछ लिया कि यार ये फलाने सवाल का जवाब क्या है। तो अगर 5 नंबर का सवाल है तो मैं उसको कहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप करें। एबिलिटी में तो देखें, हाफ पेज के ऊपर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हल हो जाएगा, हाफ पेज के ऊपर। अगेन इट डिपेंड्स कि अगर हो सकता है उसमें कोई पूछी हुई है उसने कि जी ज्योमेट्री की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या हैं। अब अगर वो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात करता है तो आपको पता है एक ट्राइंगल ऐसी होती है जिसकी तमाम साइडें बराबर होती हैं, इसको बोलेंगे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप ट्राइंगल भी बनाओ और साथ में उसकी डेफिनेशन भी लिखो। अब अगर इस तरह का सवाल आप करते हो तो हो सकता है इस पे 2 सफ़े लग जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। बहरहाल साइंस के अंदर 5 नंबर का सवाल मेरा ख्याल है 2 से 3 सफ़े से ज़्यादा कभी भी नहीं जाना चाहिए, इतना ही जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा शीटें मिलती हैं बथेरी, उसमें कोई मसला नहीं होता, वो जितनी भी आप लगाना चाहें उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताल्लिक और आपका जो क्वेश्चन की लेंथ के रिलेटेड जो अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, ठीक है।
और ये जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ। आप हमारा अगर रेगुलर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं पहले शुरू में बता दूँ 0300121234 ठीक है, ये हमारी कोऑर्डिनेटर का नंबर है, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं। तो उसमें डिटेल में हम ये चीज़ें सारी ऑब्वियसली आपका राइट अप चेक हो रहा होता है, उसमें डिटेल में आपको फीडबैक मिल रहा होता है। सिकंदर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये हम रमज़ान में सेशन शुरू करने जा रहे हैं, फ़ौरन सहरी के बाद, ये भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट रमज़ान से सहरी के फ़ौरन बाद फर्स्ट रोज़ा से सहरी के फ़ौरन बाद 5 से 7 बजे तक ये हमारे सेशन की टाइमिंग्स हैं। और ये इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर अंदर हम ये जनरल साइंस और एबिलिटी का पूरा सेशन कवर कर रहे होंगे विद इन रमज़ान, ठीक है। 6 डेज़ अ वीक चलेगा, ठीक है। और इसमें आप हमारी कोऑर्डिनेटर जो है 0300 और 121234 हमारी कोऑर्डिनेटर से आप रब्ता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, और किस तरह से आपने फ़ीस वगैरह जमा करवानी है। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ अभी। अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाए तो फ़ीस की 10K है जी पूरे कोर्स की, 10K फ़ी है पूरे कोर्स की, ठीक है। साइंस एंड एबिलिटी टोटल पूरा कोर्स की। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास जनाब इसमें आ गया अब भैया हाईएस्ट मार्क इसमें 90 प्लस। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे बेट विद मी कि सर मैं 85 इसमें आपको लेके दिखाऊंगा। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं कहता हूँ जी बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरा अपना स्कोर 84 था, ठीक है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर मेरा कोई स्टूडेंट 90 लेता है। एंड देयर आर इंस्टेंसेस के स्टूडेंट्स ने 90 प्लस स्कोर लिया हुआ है, ठीक है जी। कोर्स रमजान के अंदर खत्म हो जाएगा। अब आ जाए अगर हम जीएसए के सिलेबस को अगर देखें, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता है, ऑब्वियसली 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें साइंस 60 मार्क्स का और एबिलिटी 40 मार्क्स का। जो साइंस 60 मार्क्स का है उसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं वो साइंस में से ही पूछे जाएंगे, वो एबिलिटी में से नहीं पूछे जाएंगे। ये आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। और जो एबिलिटी है वो 40 का 40 सब्जेक्टिव है। इसका मतलब है जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके दो हिस्से होते हैं। 40 नंबर उसका साइंस होता है और 40 उसमें क्या होता है आपका एबिलिटी पार्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव जो है और जो एमसीक्यूज हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। वो गलती क्या करते हैं, बच्चे जो हैं वो ये करते हैं कि वो एमसीक्यूज वो समझते हैं कि यार क्या है 20 मार्क्स ही तो हैं। वो एमसीक्यूज को अलहदा से तैयार नहीं करते और ऑन एवरेज बच्चों के एमसीक्यूज के अंदर नंबर क्या आते हैं भला, 12 से 13 ठीक हो रहे होते हैं आउट ऑफ 20, ठीक है। किसी के 10, किसी के 12, किसी के 13, ठीक है। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि ऐसे और कंपोजिशन का पेपर निकाल दें तो बाकी बचे आपके 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके 20, ये कितने मार्क्स हो गए आपके 200, ठीक है। और आपका जो कंपोजिशन का पेपर है उसके अंदर करेक्शन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, उसके बाद प्रेपोजिशंस, वो सारे जो 40 से 50 नंबर हैं वो हैं क्या आपके, दैट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका 250 मार्क्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव है। और मैं मार्क्स के साथ आपको बताऊं इसमें से हार्डली स्टूडेंट जो हैं वो 150 तक स्कोर कर रहे होते हैं। एंड देयर इज मतलब कुछ लोग तो इवन 150 भी नहीं कर पाते, क्योंकि 150 भी आपका 250 का अगर आप 50% लगाएं तो 125 बनते हैं। चले मैंने कहा आपको 60% के करीब बच्चे स्कोर कर रहे होते हैं। देयर इज अ मार्जिन ऑफ एटलीस्ट 50 मार्क्स, कम अज कम। मैं कह रहा हूँ 250 में से आप 200 स्कोर तो ले सकते हैं ना। 250 में से कितना, 200। तो ये आपका जो एग्रीगेट है, इफ यू वांट टू ज्वाइन पुलिस सर्विस और डीएमजे ग्रुप, ठीक है, तो उसके लिए आपको टॉप 50 के अंदर आना है, ठीक है। पीएसपी एंड पीएएस, उसके लिए आपको टॉप 50 में आना है। वहाँ पे आपका एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑब्जेक्टिव की अलग से तैयारी करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है।
उसके लिए एक तो ये है कि जब आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ ही आप उसके रिलेटेड जितनी भी ऑब्जेक्टिव है वो खुद ब खुद से शार्ट नोट्स अपने बनाते जाएं, अलग-अलग से ऑब्जेक्टिव निकालते जाएं। बस कि अगर आप एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर तैयार कर रहे हैं, तो विच इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, अभी ऑब्जेक्टिव हो जाती है फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट कौन सा है? फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, ठीक है जी, विच इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। देखें शाबाश माशाल्लाह सारे बहुत ज़हीन हैं। फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, और अभी तक जितनों ने जवाब लिखा है गलत लिखा है। अभी तक जितनों ने जवाब लिखा है गलत लिखा है। Which is the fastest rotating planet? Yes, it is Jupiter. It is Jupiter. Fastest rotating. I am talking about rotating, not revolving. ठीक है। अब ये देखें कितनी छोटी सी बात है। तो आपने क्या करना है, जब आप सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा पहली टिप मेरी आप लोगों के लिए टेक अवे, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे अलग से ऑब्जेक्टिव की, आपके 10 से 12 नंबर बड़ी मुश्किल से आएंगे, बड़ी मुश्किल से मैं बता रहा हूँ। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 18 से 20 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपका टारगेट होना चाहिए, मिनिमम 18 आपने लेने हैं। और अच्छी बात है कि अगर आपका कितना स्कोर आ जाए, 20 स्कोर आपका आ जाए, ठीक है। तो ये आपका पहला टेक अवे फ्रॉम टुडेज लेक्चर कि आपने ऑब्जेक्टिव अलहदा से तैयार करनी है, ठीक है। मैं कोई तैयारी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। एक मेरी ऑब्जेक्टिव की बुक हुआ करती थी 2016 से पहले, आपको पता है CSS में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता था, तो मेरी एक अलहदा ऑब्जेक्टिव की बुक हुआ करती थी, ठीक है। तो उसमें ये है कि वो ऑटो प्रिंट हो गई, बाद में हमने उसको प्रिंट नहीं किया, तो उसको मैं अभी थोड़ा कुछ एडिशंस के साथ उसका नया एडिशन इंशाल्लाह लॉन्च कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलहदा से बुक, मेरी के अलावा भी आपको कुछ और बुक्स भी मार्केट में मिल सकती हैं, ठीक है। एक कोई इंडियन आथर की बुक है छोटी सी रेड कलर की, आप वो ले सकते हैं, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो एक तो ये बात पहले क्लियर होगी कि ऑब्जेक्टिव को आपने बहुत ध्यान देना है उसके ऊपर। अच्छा, आप कुछ बच्चों ने पूछ रहे हैं जी जीके का कंबाइंड स्कोर, जी हाँ जी, जीके के 3 सब्जेक्ट होते हैं 1, 2 एंड 3, उसमें से टोटल में से 120 लेना होता है। तो भाई 120 का तो मसला ही क्यों नहीं है, अब 120 पे क्यों परेशान हो रहे हैं फैसल? 120 तो इंशाल्लाह आप अगर 80 साइंस में से ले लेते हैं तो बाकियों में से तो 20-20 भी ले तो आपको 120 हो जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए जीके में से आप कम से कम 200 क्रॉस करें, ठीक है ना। आप 200 का कम से कम टारगेट रखें कि 200 आप क्रॉस करें, फिर आपकी अच्छी एलोकेशन अच्छे ग्रुप में होगी। सिर्फ पास कर लेना जो है उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ एटॉमिक, अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जी सिलेबस, परेशान ना हो, मेरे साथ रहें, डोंट वरी। मैं नहीं आज भाग रहा, आज मैं तसल्ली से हूँ, फैमिली का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ जो फैमिली को देना था, सो डोंट वरी। अभी अगला टॉपिक आ गया, अब हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। जब हम सिलेबस में गए जनाब, तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास आ गया जनाब, इसमें पहला जो सिलेबस, अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जनरल साइंस एबिलिटी की जी मियाँ शफी की किताब अवेलेबल है, वो लेनी है आपने, ठीक है। अच्छा जी, ऑफिशियल सिलेबस है जनाब, ये ऑफिशियल सिलेबस है, थोड़ी बहुत इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी डाली, वो भी बहुत थोड़ी। ये है इसमें एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है? अच्छा, एग्जामिनर ये नहीं पूछता, एग्जामिनर ये नहीं पूछता, एग्जामिनर कहता है कि आप ये बताएं कि जो ये जितने भी हेवनली बॉडीज हैं इनका साइज कैसे मेजर करते हैं, इनका फासला डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। वो कहता है कि आपको क्या कैसे पता चला कि जनाब जो आपकी यूनिवर्स है ये किस तरह वजूद में आई, ओरिजिन, ये तो चले अक्सर लोगों को पता होता है उसके ओरिजिन के मतलब। वो कहता है स्टार्स कैसे बनते हैं,
और स्टार्स का मैग्नीट्यूड क्या है। आपको मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, ये सारे सवालों के जवाब मेरी किताब में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कोर्स आउटलाइन को सिर्फ एक क्या कहते हैं रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करता है कि भाई जी इसमें से और इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। नो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको उसके रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं। अब हमारी जो स्ट्रेटजी होती है पढ़ाई की, जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, व्हाट वी डू इज कि हम कोर्स के अंदर इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको बच्चों को मैं असाइनमेंट के तौर पर देता हूँ कि जी ये आप खुद पढ़ के आएँ, ठीक है, और इसके जवाब ढूंढ के लाएं। मुझे तो पता है, लेकिन फिर बच्चों से उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आप लोगों से, वाई अर्थ इज हॉट फ्रॉम इनसाइड, जमीन अंदर से गर्म क्यों है, अंदर कोई भट्टी चल रही है, अंदर से गर्म क्यों है, क्या मसला है जमीन को, इसको गुस्सा आया हुआ है। कन्वेक्शन करंट्स तो होते हैं, लेकिन कन्वेक्शन करंट की भी क्या वजह है, उसके बैक एंड पे भी क्या है, मैग्मा तो गर्म है, मैं पूछ रहा हूँ गर्म क्यों है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर होता है अर्थ के, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर है, ठीक है। अब्दुल लतीफ वंडरफुल, शाबाश शाबाश अब्दुल लतीफ शाबाश। रेडियो एक्टिव डीके हो रहा होता है अंदर, रेडिएशंस अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जिससे पैदा होती है, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर का कोई ताल्लुक नहीं है। आओ खुदा का खौफ करें आप लोग, सिर्फ अब्दुल लतीफ का आंसर ठीक था, ठीक है। एक तो रेजिडुअल हीट, पहली चीज याद रखें, दो वजूहात हैं, एक है रेजिडुअल हीट। रेजिडुअल हीट से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स बने कैसे थे। तो ये सारे के सारा पहले सन का पार्ट थे, उसकी डिस्क से ये अलहदा हुए हैं। तो सन भी गर्म था, तो ये शुरू में से ही गर्म थे, ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए हैं। तो वो जो बर्थ के टाइम से इनके अंदर जो हीट थी वो अभी भी अंदर बाकी, उसको बोलते हैं रेजिडुअल हीट। और दूसरा इसके अंदर रेडिएशन, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, यूरेनियम नहीं होता, यूरेनियम जिससे एटम बम बनता है, वो मटीरियल्स अंदर मौजूद हैं, उसका डीके हो रहा है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपका आ गया जनाब नेक्स्ट इज प्रोसेसेस ऑफ नेचर, ठीक है। सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, weather variables, global temperature, global circulation of air, precipitation, humidity, weather variations। तो ये प्रोसेसेस ऑफ नेचर है, इसके मुताबिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सोलर, ये कौन से एक्लिप्स की डायग्राम है, आपके सामने डायग्राम है एक, बताएं कौन से एक्लिप्स की है, सोलर एक्लिप्स है या लूनर एक्लिप्स है। जो लूनर एक्लिप्स लिख रहे हैं उनको मेरा सलाम, वो थोड़ी मेहनत करें, ठीक है। नहीं नहीं, वो ठीक जवाब दे रहे हैं, इट इज अ लूनर एक्लिप्स, ठीक है। जो लूनर एक्लिप्स हमें कैसे पता चला, अब यहां से ही लूनर एक्लिप्स इज द राइट आंसर, ठीक है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ठीक है, मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब ये तीनों एक ही सिमत में आ जाते हैं और सन मून की लाइट को ऑब्सक्योर कर देता है और मून पे कोई रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो मून डार्क हो जाता है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। और इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं, पार्शियल एंड टोटल एंड पेनम्बरल। अब ये जो टोटल डार्क रीजन है, ये देखिए आपको ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा डार्क कोन है, और ये थोड़ी सी आपको बाहर लाइट कोन नज़र आ रही होंगी। ये जो बाहर लाइट कोन है इनको बोलते हैं पेनम्बरा, और जो अंदर डार्क कोन है इसको हम बोलते हैं अम्बरा, ठीक है। तो ये आपका अच्छा, ये डायग्राम बच्चों को मैं कहता हूँ कि जी ऊपर से देख के बनाएं, और माजर के साथ 50% स्टूडेंट्स ऊपर से देख के इस डायग्राम को गलत बनाते हैं, ठीक है। पेपर में पता नहीं क्या करेंगे, फिर बाद में कहते हैं जी नंबर नहीं आते हमारे। तो डायग्राम्स कैसे आएंगी, देखने से नहीं आएंगी, बनाने से आएंगी, ठीक है।
करना पैंदा है, ठीक है। मतलब सिर्फ जो है वो पढ़ने से नहीं होगा, ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपने करनी है। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ नेचर के मतलब, ठीक है। क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है तो मुझे थोड़ा इसमें से तेज़ी के साथ कुछ चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तेज़ी से मुराद है मैं फ्री हूँ यहाँ पे, टेंशन ना, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना। नेचुरल हाज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, ठीक है। अब नेचुरल हाज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर को नॉर्मली हम 2 तरह के हाज़ार्ड्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं टेक्टोनिक हाज़ार्ड्स और एक होते हैं क्लाइमेटिक हाज़ार्ड्स, ठीक है। टेक्टोनिक हाज़ार्ड्स से क्या मुराद है? चैट में लिखें ज़रा, टेक्टोनिक हाज़ार्ड्स। जी, जो जॉइन करना चाहते हैं, ये किसने पूछा है? राना साहब ने, साजिद खान साहब ने। मैंने नंबर बताया है, हमारे कोऑर्डिनेटर है 0300121235, ठीक है। इनसे रब्ता कर लीजिएगा। टेक्टोनिक हाज़ार्ड्स, पहले इनमें से बताएं टेक्टोनिक हाज़ार्ड्स हैं कौन से? पहले ये तो बताएं, ठीक है। जी, कौन से हैं टेक्टोनिक हाज़ार्ड्स? तो जनाब इसमें से जो अर्थ के रिलेटेड हैं, मतलब जो अर्थ की प्लेट्स के रिलेटेड हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, ठीक है, ये आपके टेक्टोनिक हाज़ार्ड्स हैं। जब ज़मीन में कोई हरकत होती है, हिलजुल होती है, तो उसकी वजह से ये आपके हाज़ार्ड्स आते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड टेक्टोनिक हाज़ार्ड्स, ठीक है। बाकी सारे क्लाइमेटिक हाज़ार्ड्स कहलाते हैं, क्लाइमेट की वजह से बनते हैं, गर्मी सर्दी की वजह से बढ़ते हैं, अर्थ का जो एनर्जी इम्बैलेंस है उसकी वजह से बनते हैं, फ्लड्स हो गया, ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है। तो नेचुरल हाज़ार्ड्स एंड जो ये डिज़ास्टर्स वाला जो चैप्टर है, इसमें से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है। इट्स अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा बच्चों को होता है, उस वजह से होता है कि ये डायरेक्ट आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह जब आप साइक्लोन्स हैं, तो जब हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन पढ़ते हैं, तो इसमें से आप में से अगर किसी भी बच्चे का ज्योग्राफी का बैकग्राउंड है, तो वो मेरी इस बात को वेरीफाई कर सकता है कि हम ज्योग्राफी में एयर मैसेज, फ्रंट्स पूरा डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रंट्स तो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मिड लैटिट्यूड साइक्लोन हमने पढ़ना है, ठीक है। तो जब हमने मिड लैटिट्यूड साइक्लोन पढ़ना है, उसके लिए हमें एयर मैसेज और फ्रंट्स की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बट स्टिल आपको बहुत ज़्यादा बैकएंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाज़ार्ड पे ध्यान देना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है, वो है आपका जी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी एंड इट्स रिसोर्सेज। एनर्जी की फॉर्म्स, एनर्जी की 2 ही फॉर्म्स हैं जी। एक को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरी आपकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। फिर अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज भी होते हैं, और ये बड़ी कॉमन सी बात है। मतलब अल्टरनेटिव आप बताएं कौन से होते हैं? अक्सर बच्चे अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज ही नहीं समझ पाते क्या होते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज ज़रा चैट में लिखें, क्या होते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज? शाबाश। प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ साहब ने लिखा है कि जी रीन्यूएबल एनर्जी, गलत। अजीम ज़िया ने भी लिखा रीन्यूएबल, सोलर, विंड, नहीं नहीं। आप डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज मेंट बाय अल्टरनेटिव एनर्जी। अभी तक सबके जवाब गलत है भाई। उसमें से हो सकता है आप एग्जांपल दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि अल्टरनेटिव से मुराद क्या है। आपकी डेफिनेशन ठीक भी हो सकती है, बायोफ्यूल अल्टरनेटिव है, ठीक है, ठीक है। अब्दुल लतीफ़, गुड। अल्टरनेटिव से मुराद पता क्या होती है? फर्ज किया पाकिस्तान जो है वो एनर्जी ज़्यादातर ले रहा है थर्मल सोर्सेज से, थर्मल सोर्सेज से, ठीक है। अब अगर थर्मल सोर्सेज के अलावा आप या हाइडल से ले रहा है, जो सोर्सेज हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, अनएक्सप्लॉइटेड है, अनटैप्ड है, वो हमारे अल्टरनेटिव है। यार अल्टरनेटिव नाम से क्या लग रहा है यार, ठीक है। मतलब हाइडल भी तो रिन्यूएबल है ना, लेकिन वो हमारा अल्टरनेटिव नहीं है। हाइडल भी रिन्यूएबल है, लेकिन वो हमारा अल्टरनेटिव नहीं है। हमारा अल्टरनेटिव विंड मिल है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इसमें समझना पड़ता है कि अल्टरनेटिव से क्या मुराद है,
ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पॉइंट, केमिस्ट्री का बच्चे बार बार पूछ रहे थे जी केमिस्ट्री का कोर्स क्या है जी। कोर्स तो सिर्फ इतना ही है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कोर्स में शामिल नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए खुद से इसको शामिल कर दिया है, एग्जामिनर पूछ लेता है, कोर्स में शामिल नहीं है बट एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं तो हमारा जनाब नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल। ये को अभी इतने मॉडर्न तो नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये मॉडर्न ही है, ठीक है। मॉडर्न मटेरियल तो देखें ना, जब अगर आप बात करें तो आप ब्लॉक चेन की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, दुनिया तो पता नहीं कहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करें, ब्लॉक चेन की बात करें, ठीक है। मॉडर्न चीज़ें तो अब ये आ रही हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें। खैर बहरहाल हमारे कोर्स में सिरामिक्स, प्लास्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में कोई फ़र्क नहीं है, मैन्योर भी फर्टिलाइज़र ही होता है, ठीक है। मैन्योर जो है वो उसको हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे जी फिजिक्स, जारी बात है सिरेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक है, प्लास्टिक भी केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर तो प्योरली फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री में भी इसकी बेसिक्स पढ़ाई जाती है। एंटीबायोटिक वैक्सीन जो है बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बायोलॉजी में या एनवायरमेंटल पोल्यूशन में मेनली एग्रीकल्चर का टॉपिक है। साइंस का मसला तो यही है ना कि आपका जो कोर्स है वो डिफरेंट डिसिप्लिन से आता है, तो कोई भी एक बंदा जो है वो एक डिसिप्लिन वाला, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। साइंस वाले बच्चों को थोड़ी सी आसानी होती है, ठीक है। अच्छा जी, फर्टिलाइजर एंड पेट में क्या फ़र्क है? पेस्ट पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है। पेस्टिसाइड होती हैं जो ये कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ मार दवाइयाँ, सिर्फ कीड़े मार नहीं, आप घर में जड़ी बूटियाँ ख़त्म करना चाहते हैं वो भी पेस्टिसाइड है, ठीक है। पेट क्या चीज़ है? पेट तो पालतू जानवरों को बोलते हैं, पता नहीं आप कौन से पेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ गया जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो आपका नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है जनाब द बेसिस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो बायोलॉजी के अंदर सबसे पहली तो बात है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जनाब सेल क्या होता है, फिर सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेलिज कौन से, इनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। लिखने में स्पेलिंग ऑर्गेनेली बनते हैं लेकिन ऑर्गेनेल पढ़ते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके अंदर इवन उसके जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, इसके मतलब पूछा जा सकता है क्योंकि कोर्स में सिर्फ बायोमॉलिक्यूल लिखा हुआ है। बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं सारे, तो इसके मतलब भी पूछा जा सकता है। और ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, तो इसके मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये आपका आ गया जनाब बेसिस ऑफ लाइफ या जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है जी। एग्जामिनर बहुत सियाना है, उसने कहा तो ये है कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन ये इतना कोई ब्रीफ है नहीं, ठीक है। इसमें आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, और सॉरी सर्कुलेटरी, ये रेस्पिरेटरी, ये आपका नर्वस सिस्टम आ गया, ठीक है। ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम आ गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, ये किडनी का सिस्टम आपका आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह का आप बोन्स और मस्कुलर, ये स्केलेटल सिस्टम है, ये मस्कुलर सिस्टम है आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक हो गया जी। तो अच्छा जी, प्रीवियस स्लाइड आपको दिखा देते हैं। प्रीवियस स्लाइड, अच्छा कुछ स्लाइड मिस की है हमने, अच्छा उस पर भी चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, एक स्लाइड मिस कर लिया हमने। ये फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजियोलॉजी में। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? क्वेश्चन एग्जामिनर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, वो पूछता कहता है कि जी लिवर इज अ चीफ केमिस्ट,
लिवर इज आस चीफ केमिस्ट, ठीक है, आप इसके मतलब बताएं, ठीक है, लिवर एक चीफ केमिस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब लिवर को चीफ केमिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिवर में ही टॉक्सिन्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे आपके एंजाइम्स बन रहे हैं, तो लिवर उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो आप वो इस पे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको किसी भी ऑर्गन के मुतल्लिक पूछा जा सकता है, पूरे का पूरा सिस्टम पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक मैं स्लाइड पीछे छोड़ गया था, ये था प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। अब आपको पता है सबको डोमेन का तो अच्छा, इंसान का टेक्निकल नेम क्या है भला, लिखेंगे जरा? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, होमो सैपियंस, गुड, शाबाश, ठीक है। अब ये क्यों जरूरत पड़ी कि टेक्निकल नाम दिया जाए जानवरों को? इसकी तमाम वजूहात, और जानवरों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर छोटे बड़े टेक्सास लेवल्स के अंदर क्लासीफाई किया गया। सबसे बड़ा टेक्सा जो है वो डोमेन है, ठीक है। पुराने ज़माने में किंगडम हुआ करती थी, उससे नीचे किंगडम आ गई, उसके नीचे क्या आ गया आपका? फाइलम आ गया, फिर इसी तरह क्लास आ गई, फिर आर्डर आ गया, एंड सो ऑन। ये 8 लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्सा के अंदर क्यों क्लासिफाई किया जाता है जानवरों को, पौधों को, लिविंग थिंग्स को, ठीक है, इसके मुतालिक पढ़ा जाता है। और इसमें मिसाल के तौर पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट आर मोनोट्रीम्स? चले जी लिखें, शाबाश, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स क्या होते हैं? चैट में लिखे, कुछ बच्चे तो बायोलॉजी वाले होंगे ना लाजमी। व्हाट आर मोनोट्रीम्स? शाबाश, लिखें। अच्छा चलें, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैमल अंडे देते हैं? कैन मैमल्स ले एग्स? मैमल्स अंडे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, देने भी नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत गलत बात है अगर मैमल अंडे देंगे तो, ठीक है। तो मोनोट्रीम जो है, जिस तरह पेंगुलिन हो गया, डकबिल प्लेटिपस हो गया, ये एग लेइंग मैमल्स हैं, ये ऐसे मैमल्स हैं जिनको हम कहते हैं ये एग लेइंग मैमल्स हैं। तो दीज आर एक्सेप्शंस। जिस तरह वेल क्या है, आपकी जो वेल है वो क्या है? वेल फिश है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, मैमल है, क्या है? वाई वेल इज अ मैमल? वेल मैमल क्यों है? क्योंकि वार्म ब्लडेड है, बच्चे देती है, बच्चों को दूध पिलाती है, इसके गिलफड़े नहीं होते, इसके लंग्स होते हैं, इसके दिल के 4 खाने हैं, ठीक है, इसमें तमाम खूबियां मैमल्स वाली हैं। क्या हुआ अगर पानी में रहती है तो ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद आपका आ गया जनाब अगला, जिसमें हमारा आ गया कॉमन एपिडेमिक्स। हमने कुछ डिजीजेस पढ़नी है, कुछ तो कोर्स में दी हुई है, पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, ठीक है ना। लेकिन जब उसने लिखा हुआ कॉमन डिजीज एंड एपिडेमिक्स, तो क्या एग्जामिनर पूछ सकता है कोरोना के मतलब? क्या एग्जामिनर कोविड-19 के मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है? क्यों पूछ सकता है जी? क्योंकि सवाल है, कॉमन हेडिंग है कॉमन डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स। मैंने बोला कि ये सिर्फ रेफरेंस होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर उन दिनों में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कोई चीज़ है, तो उसके मुतालिक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपकी कोविड-19 पहले एपिडेमिक है, फिर पेंडेमिक बनी, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, तो इसके मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो भी लेटेस्ट डिजीजेज हैं, कोई भी बीमारी आती है दुनिया में, कहीं पे भी कोई एपिडेमिक फैलता है, तो उसके मतलब आपको पढ़ना है कि वो क्या है, उसका साइंटिफिक उसकी बेसिस क्या है, वो किस वजह से फैल रही है, तो आपको उसके मतलब पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जनाब।
जी, हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाता है, क्या है जी नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी एनवायरमेंटल साइंस। बेहतरीन जनाब। एपिडेमिक और पैंडेमिक में फ़र्क क्या होता है? एपिडेमिक एक रीजन के अंदर रहती है, जिस तरह डेंगू यूरोप के अंदर नहीं है। डेंगू सिर्फ इक्वेटर के ऊपर जो मौजूद कंट्री है, श्रीलंका जिस तरह हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इधर ही है। ऑस्ट्रेलिया में डेंगू नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ये एपिडेमिक है। पैंडेमिक जो होती है पूरी दुनिया में फैल जाती है, पैन ग्लोबल, ठीक है। अब आ गया जी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं जी, क्या ये इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ के जनरल साइंस की, तो जो सीएसएस की इन्वायरमेंटल साइंस कर लेंगे? आपका क्या ख्याल है? आप बताएं यस के नो। मतलब जो सीएसएस की इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ के, तो क्या, सॉरी, जनरल साइंस वाली इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ के क्या सीएसएस वाली इन्वायरमेंटल साइंस कर लेंगे? बच्चे समझदार हो गए हैं माशाल्लाह काफ़ी। भैया यहाँ पे जितनी मर्जी आप साइंस पढ़ें, ये हम हायर लेवल पे पढ़ रहे होंगे, हायर लेवल पे। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आपको नॉलेज चाहिए होगा ऐसा कि जो आपने एटलीस्ट जिस तरह एक ग्रेजुएशन की हुई हो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, और उसके अंदर तो बहुत सारे कन्वेंशंस और इन्वायरमेंटल लॉ का भी पार्ट उसमें शामिल है, ठीक है। हाँ, कुछ हेल्प तो करेगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं तो वो सारी हेल्प ज़रूर करेगा इधर, लेकिन कभी भी एक सवाल की खातिर सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट करते कि मेरा साइंस का एक सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, फिर उसमें रॉक साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है, और इसी तरह एटमॉस्फेयर का लेयर स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं, ये सारा हम इसके अंदर पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। तकरीबन 2 से 3 चैप्टर बन जाते हैं। एसिड रेन क्या होती है, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बड़ा डिटेल्ड कोर्स है इन्वायरमेंटल साइंस का। और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इट इज़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट पार्ट, मैं इसको कहा करता हूँ कि ये बहुत ही आसान पार्ट है आपका, क्योंकि इन्वायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारे लोगों को पहले ही अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आ गई। अच्छा, अब होता क्या है, इस ज़रा सवाल को पढ़ें। एटमॉस्फेयर पोल्यूशन में एग्जामिनर पूछता क्या है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन टाइप्स, सोर्सेज, काजेज, इफेक्ट्स ऑफ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। उसका जो ज़्यादा फोकस है ना, मैंने इसको ज़रा शॉर्ट किया है। अगर आप पूरा सिलेबस जाके देखेंगे तो वो बकायदा पोल्यूटेंट्स लिखता है कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एसओएक्स, एनओएक्स, ठीक है। वो कहता है कि इसके मुतल्लिक बताएं कि बस क्या पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। वो बता बकायदा पूछता है कि जी इसके मुतल्लिक बताएं कि ये आप किस तरह से पार्टिकुलर मैटर जो है वो पोल्यूटेंट है, उसका सोर्स क्या है, उसके काजेज क्या है, और उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि पार्टिकुलेट मैटर है क्या। जी हिरानूर, शाबाश, गुड। ये होते हैं जो बहुत ही फाइन पार्टिकल, नॉट ओनली ऐश, डस्ट भी हो सकती है। हवा के अंदर बहुत छोटे छोटे जर्रे जो आपको हवा में सस्पेंडेड उड़ते हुए नजर आते हैं, वो धुएं के हो सकते हैं, वो डस्ट के हो सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। 10 नैनोमीटर से छोटा साइज होता है ज़्यादातर, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, और वो आपके लंग्स में जाते हैं और आपको लंग कैंसर तक काज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर वेपर इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया जनाब, इसमें अगला टॉपिक इसमें आ गया वाटर पोल्यूशन टाइप, सोर्सेज, काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स। अच्छा, ये एक ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। अब वाटर स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? जब हम पानी लेते हैं कोई भी, तो हम कहते हैं ये मिनरल वाटर है। व्हाई इट इज कॉल्ड मिनरल? उसको मिनरल वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पीने का पानी है उसमें कुछ मिनरल्स का होना ज़रूरी है। मतलब कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, इनकी कुछ मिकदार होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाएगी। इसलिए ये जो पानी है इसको क्या कहा जाता है? मिनरल वाटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसके इसकी कितनी तादाद होनी चाहिए, ठीक है, तो वो जो अमाउंट है वो डिटरमिन की जाती है बाय WHO या पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, PSQCA, ठीक है।
तो WHO ने गाइडलाइन इशू की हुई है जो कि बाइंडिंग नहीं है, हर कंट्री अपने स्टैंडर्ड्स इशू करता है, तो उनका आपको पता होना चाहिए, किताब के अंदर वो चीज़ें गिवन है। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट चले जाते हैं, तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा सिलेबस के अंदर चीज़ आ जाती है जनाब, इन्वायरमेंटल साइंस में लैंड पोल्यूशन आ गया, वेरी कॉमन। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं जो कि बच्चे जो है वो उनको समझ ही नहीं आता। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQCA, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पॉपुलेशन प्लानिंग, ये 3 टॉपिक इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट है और बच्चे इनको निगलेक्ट कर देते हैं और इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, पॉपुलेशन प्लानिंग में तो नहीं पूछा उसने, रिमोट सेंसिंग में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और उसमें से भी रेजोल्यूशन की टाइप्स पूछी हुई है। खैर, अभी हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आ गया जनाब, फूड साइंस, खाने पीने की बातें। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होती है? ठीक है, मतलब ऐसी डाइट जिसमें तमाम नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आपके विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर हैं, और एक यहाँ पे मिस है, वाटर है। ठीक है, इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को जो है वो आपकी फूड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फैटी एसिड लिपिड्स को ही बोलते हैं, फैट्स एंड ऑयल। क्वालिटी ऑफ फूड क्या होती है, फूड ख़राब क्यों होता है और फूड को प्रिजर्व कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, अपना फूड साइंस के अंदर आती हैं। फूड बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, फूड अडल्ट्रेशन क्या है, फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फूड साइंस वाला भी एक पूरा चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है और ये भी मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। अच्छा, मुझे तो बहुत आसान लगता है, लाइक फर्स्ट क्या चेक पूछ लेते हैं, छोटी सी एक चीज़, व्हाट इज मेंट बाय फूड एडिटिव? ठीक है, फूड एडिटिव क्या होते हैं? एडिटिव, फूड एडिटिव, प्रिजर्वेटिव मटेरियल। अच्छा जी, मेरा पढ़ाने का तरीकाकार यही होता है, बच्चों से जो आप लिख रहे हैं, बड़ा ऑनलाइन टीचिंग के मतलब कुछ टीचर्स को मार के साथ जारी बात है, उनको आईटी की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो सही तरह से पढ़ा नहीं पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बड़ी अच्छी एक कम्युनिकेशन होती है। फूड एडिटिव, बिल्कुल, फ्लेवर्स, कलर्स, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, कोई भी जो चीज़ है जो हम फूड में उसकी वैल्यू को इन्हांस करने के लिए डालते हैं, वो फूड एडिटिव कहलाता है। लेकिन अगर दूध में पानी डालें तो क्या वो एडिटिव कहलाएगा? दूध में पानी डाल दें, ठीक है, नहीं, उसको अडल्ट्रेंट कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? अडल्ट्रेंट, अडल्ट्रेशन कहलाएगी वो। ठीक है, अच्छा जी, और अगर दूध में से क्रीम निकाल लें तो उसको क्या कहेंगे? दूध में से क्रीम निकाल लें, वो भी अडल्ट्रेशन है। अच्छा, अगर तो आप, अच्छा उसमें ये है कि अगर, हाँ ठीक है, बात आप जो स्कीमिंग लिख रहे हैं उनकी बात भी ठीक है, उनकी बात भी ठीक है। अगर तो आप कस्टमर को बता के बेच रहे हैं कि जी आपको दूध क्रीम निकाल के बेच रहे हैं, आप बहुत मोटे हो गए हैं, आपको हार्ट का मसला है जनाब, आपने क्रीम वाला दूध नहीं पीना, ठीक है, फिर तो हम कहेंगे ये ठीक है, वैल्यू एडिशन है। और अगर मेरे जैसा कोई देसी बंदा है जिसको खालिस दूध पसंद है और मेरा जो मिल्क मैन है, दोजी जो है, ठीक है, वो क्रीम निकाल के मुझे दूध देता रहे, तो वो क्या कहलाएगी? वो अडल्ट्रेशन कहलाएगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, उसको अडल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी हमारा जो अगला टॉपिक है इसके अंदर, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और डाटा स्टोरेज क्या होती है, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मुराद है? अब देखो, मतलब बहुत सारे लोगों ने सिलेबस भी नहीं गौर से पढ़ा हुआ होगा, सोशल मीडिया तक आपके एवरीडे साइंस के कोर्स में शामिल है। मैंने पूछा इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मुराद है, IS, इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मुराद है? कोई एक दो बच्चे IT के होंगे ना अंदर। कंप्यूटर तो सिर्फ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम थोड़ी है, लैपटॉप नहीं,
मुझे किसी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल बता दो। कम्युनिकेशन नेटवर्क इज नॉट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, पोस्टल इज नॉट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीडिया इज नॉट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मुझे किसी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल बता दो। गूगल एक सर्च इंजन है, आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। अच्छा, किसी ने देख के डेफिनेशन डाल दिया, सुन ले बिल्कुल ठीक हो गया। आपका नादरा का एक सिस्टम है पूरे का पूरा, जहाँ पे आपका डेटाबेस भी पड़ा हुआ है, जिसको लोग ऑपरेट भी कर रहे हैं, जिसके बैक एंड पे कंप्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, और उसको चलाने का बकायदा प्रोसीजर है। उसको पूरे नादरा के सिस्टम को क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे। ये तो मैंने बहुत बड़ी एग्जांपल दे दी। एक दुकान वाले ने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें वो जो माल खरीदता है उसका इंदराज करता है, जो बेचता है उसका इंदराज करता है, कितनी सेल हुई उसकी रिपोर्टें निकालता है, ठीक है, कितनी परचेज की उसकी रिपोर्टें निकालता है। वो उसका सारा क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये जो दुकान वालों के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और इवन सर्वेलेंस। सर्वेलेंस क्या चीज है? व्हाट इज मेंट बाय सर्वेलेंस? यूनिवर्सिटी पोर्टल भी बिल्कुल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएंगे। व्हाट इज मेंट बाय सर्वेलेंस? मॉनिटरिंग, बिल्कुल ठीक है। हमारे बॉयज हमें देख रहे हैं, बॉयज देख रहे हैं। कौन है बॉयज? पिंडी बॉयज, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपको देख रही है, ठीक है। तो जो आप करते हैं, लिखते हैं, उसकी सर्वेलेंस हो रही है। एक तो है ना आपका डाटा है जो है उसको उठाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी जी, लाहौर स्मार्ट सिटी हो गया, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आपकी सर्वेलेंस हो रही है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सर्वेलेंस। इंटरनेट पे आप क्या एक्टिविटी करते हैं, किस तरह की पोस्ट लाइक करते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन है, ये फौरन पता चल जाएगा। आपका सिर्फ चैट हिस्ट्री और डाटे को एनालाइज किया जाएगा कि किस किस पार्टी की पोस्ट पे आप लाइक करते हैं फौरन, और किस पे गुस्से वाला निशान बनाते हैं, ठीक है ना। तो फौरन पता चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड सर्वेलेंस, ठीक है। तो इसको टाउट नहीं बोलेंगे, सर्वेलेंस बोलेंगे। दैट्स अब सीएसएस करना है आपने, कर्टियस वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, नेक्स्ट आ गया जनाब एबिलिटी, जनाब जनरल एबिलिटी 40 नंबर का। ये वो पार्ट है जहां से बच्चों की जान जाती है, ठीक है, बच्चों की जान जाती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आप 40/40 ले सकते हैं, 40 आउट ऑफ 40, 40/40 ले सकते हैं। आई कैन बेट इट। और आपके 80 या 85 तब ही आएंगे अगर यहाँ से 40 लेंगे। अगर आप यहाँ से 40 नहीं ले पाएंगे, आप कभी भी 85 का नंबर टच नहीं कर सकते, क्योंकि जो सब्जेक्टिव है ना उसमें आप बहुत भी अच्छा लिखे ना तो प्रेजेंटेशन या कहीं थोड़ा बहुत जोन रह जाता है, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है कि एग्जामिनर आपके एक एक दो दो नंबर काट ले, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके डिट्टो आंसर, ठीक है। तो आपने इस पे बहुत ज्यादा अच्छा। सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर कैसे आने हैं? मेरे एक टीचर है, मैं आज भी अलहमदुलिल्लाह, मेरा मैट्रिक में था 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मेरे एक टीचर ने मुझे एडवाइस की थी, रबानी साहब अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, ठीक है। वो कहा करते थे, शफीक मैथ करने से आता है, पढ़ने से नहीं आता, करने से आता है, ठीक है। तो हम आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैथ प्रैक्टिस से आता है। अगर आप पढ़ते जाएंगे सवाल, उससे मैथ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस हमने यहाँ पे इसकी करनी है। तो अगला पार्ट इसमें आ गया यहाँ पे जी, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अप्लाइड मैथ, मैथ को एवरीडे सिचुएशन में। वो जी गाड़ी इतनी स्पीड पे जा रही है, इतना फासला तय किया, तो बताया कितना टाइम लगा उसको, ठीक है ना। या फंस गया, टाइम बता दिया, डिस्टेंस बता दिया। मतलब बेसिक लाइफ का रिलेटेड सवाल होते हैं, लेकिन उसमें आपकी कौन सी चीज़ें, एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, नज़ारी कंप्यूटेशन स्किल्स, मतलब जमा तफरीक, एलसीएम लेना, ठीक है, जीसीडी लेना, ये आपको आने चाहिए, ठीक है।
राउंडिंग ऑफ नंबर्स आपको पता हो, फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीकाकार पता हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये कोई भी नहीं करवाएगा, मैं भी नहीं करवाऊंगा। मैं अब आपको ज़रब तकसीम तो नहीं सिखाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन ज़रूर सिखाते हैं हम। सिंप्लीफिकेशन के अगर कोई मैथ का क्वेश्चन उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो इसमें जो आपका मेजर आ जाता है तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। आपको परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के बहुत सारे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं। फिर इसी तरह प्रोबेबिलिटी है, फिर उसके बाद रेट्स के क्वेश्चंस हैं, फिर एवरेजेस के क्वेश्चंस हैं। अब एवरेजेस में क्वेश्चन एक आ जाते हैं। फर्स्ट किया एक क्वेश्चन यही मैं पूछता हूँ, 3 जमा, ओहो ठहर जाओ, 3 जमा लिख दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन पूछने लगा हूँ आपसे, अभी ये करते हैं, 3, 5 और 7 का एवरेज बताएं क्या है। 3, 5 और 7 की एवरेज बताएं। पानी देना बताएं। ये 7.5 वाला कौन है? गुड, शाबाश। अच्छा जी, तरीकाकार क्या है? तमाम नंबर्स को जमा करते हैं, 3 जमा 5 जमा 7 बटा 3, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। ये 15/3 हो गया, इट इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब अगला सवाल सुनो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल सुनो, गौर से सुनना। अगर इन तमाम नंबरों को मैं 5 से ज़रब दे दूं, हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताएं नई एवरेज क्या होगी? 5 से क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया। हर नंबर को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो बताएं नई एवरेज क्या होगी? ये तीनों नंबर जो हैं, मैंने हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नई एवरेज क्या होगी? अब यहाँ पे जिन लोगों का बेसिक मैथ अच्छा है या जिन्होंने कुछ रूल्स पढ़े हुए, तो याद रखें। जिन्होंने तो नहीं पढ़े हुए, पहले क्या करेंगे, 5 को 3 से ज़रब देंगे, फिर 5 को 5 से ज़रब देंगे, फिर 5 को 7 से ज़रब देंगे, फिर उनको जमा करेंगे, फिर 3 पे तकसीम करेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना? ठीक है, ये जिस तरह 15 जमा 25 जमा 35 बड़ा 3 हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ, शॉर्टकट। जब कोई ट्रीटमेंट तमाम नंबरों से की जाए, वही ट्रीटमेंट सिंपली उसकी एवरेज से कर देते हैं। 5 को तमाम नंबर से ज़रब करने की बजाय 5 को एवरेज से ज़रब दे दें, 5 ज़रब 5 तो 25 नई एवरेज होगी। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आपको इस तरह के शॉर्टकट्स बताने हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को शॉर्टकट करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो एबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं इस छोटी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये समझाना आसान है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कहाँ पे? ये आपको हेल्प करते हैं जनाब, आपके पीपीएससी के 1 पेपर की जॉब्स के अंदर। ये साइंस आपकी सारी वहाँ पे, पीएमएस का जो जीके था 2020 वाला 19 वाला, उसमें 51 पेपर सिर्फ क्वेश्चन, सॉरी 51 क्वेश्चन सिर्फ साइंस में से थे। ठीक है, पीपीएससी का भी, वो हमारा पीपीएससी का जीके का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अलग से। ठीक है, उसमें मेन फोकस ऑब्वियसली जनरल नॉलेज पे होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगला टॉपिक क्या आ गया इसके अंदर? फिर है जी डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स से क्या मुराद है कि हम डाटा के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। ठीक है, पीएमएस पंजाब की बात कर रहा था मैं जनाब। ठीक है, इसमें स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आगे आपका बेसिक ज्योमेट्री, लाइंस, ट्राइंगल्स, ठीक है, सर्कल्स। अच्छा देखिए, आप एग्जामिनर ने कोर्स में सर्कल नहीं लिखा हुआ, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स नहीं लिखा हुआ कोर्स के अंदर, लेकिन ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं लिखा हुआ, तो आपका क्या ख्याल है, नहीं पूछेगा? वो हाजी साहब जो है वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो हमें कम से कम बेसिक सर्कल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, ठीक है, ये करने हैं। वॉल्यूम नहीं करते हम, सिलेंडर्स वगैरह या ट्रिग्नोमेट्री हम नहीं करते, इतना डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन कम से कम ये चीज़ें हम लाजमी करते हैं कि ये पेट पक्के मार्क्स 100%, 100% आपका स्कोर आ जाता है इसमें से। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट जाएं, तो अभी देखें जी, इसके ये ख़त्म हो रही, तो इसके बाद आपके मैं क्वेश्चंस लूँगा। ठीक है, तो
यहाँ पे हम चले गए, फिर आपका नेक्स्ट आ गया जी अलजबरा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इनइक्वालिटी फंक्शंस, ठीक है। ये ज़्यादातर वर्ड फॉर्म के अंदर ही इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, एज प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं, डिस्टेंस टाइम स्पीड, ठीक है, वर्क एंड रेट प्रॉब्लम्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। असल में ये चीज़ है, एप्लीकेशन पूछी जाती है, सिंपल इक्वेशन बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका जी फाइनली जो हमारा है आपका, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग किसी चीज़ को, वो जी 5 बंदे हैं जिन्होंने कराची और हैदराबाद, मीरपुर सखर, ठीक है, इधर जाना है, तो उन 2 में से दोनों 2 लोग हैं, उन्होंने सखर ही उतरना है, ठीक है। जिसने कराची जाना है उसने क्या कहते हैं हैदराबाद वाले स्टेशन पे नहीं उतरना, और पता नहीं पता ऐसा करके वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे और बाद में बताएंगे कि जी बताएं कि ये फलाना जो है कौन उतरेगा सखर, तो कौन उतरेगा कराची और कौन उतरेगा हैदराबाद। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं ऑर्डरिंग सेटअप, ठीक है। चीज़ों को ऑर्डर करना होता है, ये बड़े आसान है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए कोई आपको फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं होती, कोई आपको टेक्निकल चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल क्या होती है कि अगर आपको इनको एक दफ़ा समझ लें और प्रैक्टिस कर लें तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो बड़ी इजीली तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो जनाब कर लें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो फाइनली जनाब हमारा जो सेशन है आज का ये ख़त्म हो गया। इसमें से अभी आपके मैं क्वेश्चंस को हैंडल करूंगा। जो लोग भी आप में से हमारे सेशन रेगुलर को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं अभी चैट में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है। और जी मैंने एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दिया है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको मैं यहाँ पे नंबर भी बता देता हूँ, ठीक है। हमारा फर्स्ट रमज़ान को, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, फर्स्ट रमज़ान को हमारा सेशन शुरू हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, वो इवन मेरा नाम भी नहीं जानते। मेरा नाम अब्दुल्ला मियाँ शफीक है, आई एम CSP ऑफिसर। और जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द ऑथर ऑफ दैट बुक, जो कि जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स ने पब्लिश की हुई है, ठीक है। तो आप हमारी जो कोऑर्डिनेटर है 0300121234 ठीक है, ये इस पे उनसे रब्ता कर सकते हैं। और ऊपर मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे बता दें, हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दोबारा शेयर कर दिया है, नंबर मैं चैट में भी लिख देता हूँ। जी हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी रिवर CSS क्लब, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर कितनी मैटर करती है GSA में? देखिए जी, इंग्लिश ग्रामर तो हर सब्जेक्ट में मैटर करती है, सिर्फ GSA में नहीं, ठीक है। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत ख़राब है और आप सवाल ही नहीं प्रॉपर से लिख पाते, ठीक है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, ठीक है। जी ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये पेड हैं, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो पड़े हुए हैं उनको आप ऑब्वियसली एक्सेस कर सकते हैं। ये वाले लेक्चर्स पेड हैं। पेपर तो मैं खुद ही चेक करता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप पता नहीं किसके पेपर की बात कर रहे हैं? CSS का देखें प्रोफेसर ही होते हैं, ठीक है, जो इसका पेपर चेक कर रहे होते हैं। मैं पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हूँ और CSS 2008 का है मेरा।
I have done masters in food technology. मेरी क्वालिफिकेशन दैट्स अ गुड, आई लाइक इट. आप किसी से भी पढ़ने जाते हैं, पूछें भाई जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या किया हुआ. तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मेरा CSS है 2008 का. अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफायर नहीं हूँ मैं, CSP ऑफिसर हूँ. ठीक है. उसके बाद मेरा मास्टर्स MS ऑनर्स है फूड टेक्नोलॉजी में. ठीक है. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा MS इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से. ठीक है. तो मैंने सारी उम्र पढ़ाई ही साइंस है. ठीक है. लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं हम देते जी. वो अगर एक्सट्रीम कोई केस हो तो उसमें हम देते हैं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हम करते. आपको रेगुलर क्लास लेनी है. ठीक है सर. सॉफ्ट में किताब अवेलेबल नहीं है, हार्ड में आप परचेज कर लें. ठीक है जी. आप प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो पहले हल कर सकते हैं, इसमें मसला ही कोई नहीं है. आपको लिखना है कि आप सेक्शन का कौन सा पार्ट पहले हल कर रहे हैं, कौन सा पार्ट बाद में हल कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव देखें, जब किताब को पढ़ें तो उसी वक्त कोशिश तो करें कि आप उसी वक्त सारी की सारी जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको आप करने की कोशिश करें. ठीक है. उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. और अगर आपको फर्ज किया आप मज़ीद चाहिए तो ऑब्जेक्टिव की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव की मार्केट्स में वो बुक्स अवेलेबल है. ठीक है. कोई भी अच्छी सी बुक लेके उससे आप तैयारी कर सकते हैं. जी MCQs जस्ट साइंस पोर्शन से आएंगे. बिगनर्स के लिए देखें, जिसका बिल्कुल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, उनको मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि वो ऐसा करें कि वो O लेवल्स या A लेवल्स की जो साइंस है उसको पढ़ना शुरू कर दें पहले. A लेवल्स तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए. O लेवल्स, मैट्रिक की, मिडिल की किताबें अगर आपको O लेवल्स नहीं मिल रही तो उसको सिर्फ पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना, आपने सिर्फ पढ़ना है. ठीक है. जो बिगनर्स हैं, केमिस्ट्री के लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है. आप CSS की केमिस्ट्री का पूछ रहे हैं या कि जनरल साइंस के लिए केमिस्ट्री का, दो तो टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है और केमिकल बॉन्डिंग है. ठीक है. CSS में आई कांट रिकमेंडेड, आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स ही लेनी पड़ेगी. ठीक है. आज की वीडियो जी इंशाल्लाह रिकॉर्ड की हुई है, इसको मैं यूट्यूब पे, हमारा जो CSS क्लब का यूट्यूब चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा. वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते, अपना देख सकते हैं. डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकेंगे. ठीक है. BSc एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर लें अगर उनकी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स अच्छी है तो. अगर उन्हें प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स अच्छी पड़ी हुई है तो वो फिर लें उसको, अदरवाइज ना लें. यूट्यूब का यार स्टडी रिवर बाय मियां शफीक या स्टडी रिवर CSS क्लब सर्च करें, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे. अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे जाके मियां शफीक सर्च करें, आपको वैसे ही मेरा चैनल मिल जाएगा. ठीक है. नहीं, ड्राइंग पेंसिल से नहीं करनी, या डायरेक्ट मैसेज ना करें. बेटर है कि आप चैट में मैसेज लिखें ताकि सबको पता चले क्या डिस्कस हो रहा है. ठीक है. ड्राइंग आपने ब्लू या ब्लैक पेंसिल से ही करनी है. ठीक है. सेशन जी बिल्कुल 1 महीने का सेशन होगा, 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह रोज़ों के अंदर अंदर कोर्स कवर करेंगे. कोई एक आध क्लास खुदा माफ़ करे कोई मजबूरन हमें कुछ छोड़नी पड़ती है या कोई मसला होता है बाद में लेनी पड़ती है तो वो एक अलग चीज़ है. FSC की बुक्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अगर टू द पॉइंट उसमें से चैप्टर्स देख के आप कर लें तो कोई मसला नहीं है. दैट्स गुड, तो बहुत अच्छा है. अगर आप टू द पॉइंट मतलब FSC फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. फीस जनाब पूरे कोर्स की 1 मंथ का कोर्स जनरल साइंस एबिलिटी, इसकी फ़ी 10,000 है. साइकोलॉजी और पंजाबी मुश्किल सवाल है. अगर आपको शायरी अच्छी लगती है और शायरी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो पंजाबी, और आपकी हैंड राइटिंग भी ठीक है तो पंजाबी रखें. अगर आपका साइंसेस का बैकग्राउंड है तो फिर साइकोलॉजी रख लें, बेहतर है. या आपको लिटरेचर वगैरह की, लिटरेचर से मुराद है कि साइकोलॉजी भी बिल्कुल साइंस नहीं होती, सिवाय एक चैप्टर उसमें साइंस का होता है. ड्राइंग मैंने बोला लेड पेंसिल से नहीं करनी, ड्राइंग जो है वो ब्लू और ब्लैक पेंसिल से करनी, और कोई कलर इस्तेमाल करना ही नहीं है. ठीक है. देखिए ये जो लोग पूछते हैं ना केमिस्ट्री, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, और बाद में कहते हैं जी टीचर बता दें हमें. ठीक है ना. तो भैया इस तरह का सब्जेक्ट रखना है तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, किताबें भी खुद ढूंढनी पड़ेंगी.
अगर आप केमिस्ट्री रखना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री आपका बैकग्राउंड होगा ना, आपने मास्टर्स किया हुआ होगा, तो फिर खुद ही किताबें ढूंढनी पड़ेगी। मैंने बॉन्ड नहीं रखा था, मैं रिकमेंड नहीं करता इस तरह के सब्जेक्ट के आप रखें। उसकी वजह ये है, CSS सारा सोशल साइंसेज के रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस रखें, IR रखें, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प कर रहे होते हैं। केमिस्ट्री रख ली, एक आने का फ़ायदा नहीं होना किसी और सब्जेक्ट के अंदर आपको, और नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि आपको 3-4 महीने लग जाते हैं उसको तैयारी करने में। कोई भी सब्जेक्ट जो आपका 2 महीनों से ज़्यादा टाइम ले रहा है 200 नंबर वाला, वो सब्जेक्ट तो ऑप्ट ही नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर आप केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, आपको ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि किताब मैंने कौन सी पढ़नी है, तो फिर केमिस्ट्री ऑप्ट करें, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और IR देखें जी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब आपके सवाल जो है ना इर्द गिर्द के शुरू हो जाएंगे, ये तो अनएंडिंग क्वेश्चंस होते हैं। हमारी डिस्कशन को अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1.25 घंटा हो चुका है। अब आपसे सिर्फ एक छोटा सा मैंने कॉल करवाना है, ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इस कॉल को मेरे ख्याल में कॉल हो ही एक सकता है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि लोगों का ऑनलाइन कोचिंग के मुतालिक बहुत बुरा ओपिनियन बना हुआ है जी, पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाना नहीं आता। सिर्फ एक बता दें कि आपको कोई कम्युनिकेशन गैप फील हुआ जो हमने पढ़ाया है अभी, ठीक है। कोई मतलब आपको लगा हो कि जी इसमें इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, या हम सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, या आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, हम अपना कंपलसरी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑफ़र करते हैं, बहुत सारे ऑप्शनल ऑफ़र करते हैं। हमारे पास बेहतरीन फैकल्टी है और आई हैव द राइट इट के, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीचर्स इस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है, हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि जो पर्सनल आप एक दूसरे से गपशप होती है, वो वाला एलिमेंट इसमें थोड़ा एक लैक होता है, अदरवाइज़ ये बड़ा बेहतरीन है। अब्दुल लतीफ़ ने कहा फ़ीस ज़्यादा है। अब्दुल लतीफ़ अगर CSP ऑफिसर से पढ़ना है, जो एक बुक का ऑथर भी हो, जिसका 10 साल का 12 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी हो, तो भैया फ़ीस तो इतनी ही है, ठीक है। 500 में भी पढ़ाने वाले पढ़ते हैं माज़रत के साथ, ठीक है ना। वो ऐसा ही है कि टाइम का ज़िया भी होता है, मतलब पैसे भी ज़ाया होते हैं और वक्त भी ज़ाया होता है। ये आपने फैसला करना है, आपने किससे पढ़ना है। कि आपने, वो मुहावरा होता है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो हम तो इसलिए में पढ़ाते हैं सर। नो डाउट योर फैकल्टी इज द बेस्ट, थैंक यू जी, थैंक यू। रोजी बेटा, जो अच्छा टीचर है, वो जो अच्छा डॉक्टर है, वो ज़्यादा फीस चार्ज करेगा। जो कंपाउंडर है, कंपाउंडर समझते हैं, ठीक है, तो वो जो है ऑब्वियसली जो जो गाहक मिल जाए बस, ठीक है। सिकंदर फीस में देखो बेटा, मैं जितनी जान मारता हूँ, मुझे ये फील होता है कि भाई जी इस क्या कहते हैं, लॉजिकल और रेशनल, ठीक है। मेरा अभी जो पिछला बैच चल रहा है उसको मैं रमज़ान के अंदर भी 1 हफ्ता मैंने पढ़ाना है। भागम भाग कोई नहीं है कि जी आपसे फ़ीस पकड़ ली, आप तू कौन और मैं कौन। अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ़ीस दे दी है। हर सब्जेक्ट की डिफरेंट फ़ीस है, मैं अभी सिर्फ जनरल साइंस एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो फिर जनाब मैं आपका देनदार हूँ, जब तक आपका कोर्स कवर नहीं होगा, आपकी तसल्ली नहीं होगी, ठीक है ना, मैं कहीं भाग रहा हूँ, ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो हर बंदे का अपना ओपिनियन है, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि मैं अभी फंस के अपनी फैमिली का टाइम अगर आप लोगों को दे रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि भैया मुझे जो है इतना चार्ज करना है। मैं तो अगर 10-12 से कम बच्चे हो तो पढ़ाता ही नहीं, मैं कहता हूँ मैं अपनी फैमिली को वो टाइम दे रहा हूँ। तो इट्स एवरीवन्स प्रायोरिटी, हर बंदे की प्रायोरिटी अपनी अपनी होती है, ठीक है। खैर अभी हम इसको एंड कर रहे हैं जी। ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 030012122345। हम रमज़ान में कंपलसरी मॉर्निंग में सहरी के फ़ौरन बाद पाक फिर उर्दू PMS के लिए, इसी तरह इंग्लिश कंपोजिशन और ऐसे शुरू कर रहे हैं। फिर आफ्टरनून के टाइम पे हमारे ऑप्शन सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, और फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे ऑप्शन सब्जेक्ट शुरू होंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट इनमें से लेना चाहते हैं तो जो हमारी कोऑर्डिनेटर है उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, उससे आपको फ़ी डिटेल्स भी मिल जाएंगी।
अगर आप 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं एट अ टाइम तो उस पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ये भी आपको बता दूँ। आप अगर कोई से भी 3 सब्जेक्ट लें, उसमें आपकी मर्ज़ी है। आप कोई से भी 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो सो यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट, ठीक है? नहीं, कोई से भी 3, चाहे ऑप्शनल में ले लें, कंपल्सरी में ले लें, कोई भी, ठीक है? जी, पंजाबी सर वासिफ लतीफ़ पढ़ाएँगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, अगर आईआर और फिज़िक्स दोनों उठा लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी का बैच जी इस महीने तो नहीं चलेगा, ईद के बाद चलाएँगे, ठीक है? क्रिमिनोलॉजी का बैच ईद के बाद चलेगा, अभी कोई नहीं चलेगा, ठीक है? चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। लॉ का बैच भी अभी ईद के बाद, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पंजाबी है, सोशल वर्क है, पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है और कौन-सा है, साइकोलॉजी है, ठीक है? ये चल रहे हैं। पंजाबी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? ये चल रहे हैं। अकेडमी लाहौर में है, स्टडी रिवर आप गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको नंबर बताया हुआ, उससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? क्रिमिनोलॉजी सर कामरान आदल पढ़ाते हैं, पीएसपी ऑफिसर हैं, एडिशनल आईजी हैं इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है? थैंक यू।